एवरीवन, बीपीएससी 68 की बात करते हैं। आप लोगों में से कुछ को लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा तो रुक जाते हैं 30 तक। कई बार माइंड डाइवर्ट करने की भी जरूरत होती है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडल, उनको लगा कि उनके भाले के साथ छेड़छाड़ हुई है तो उनका दिमाग उस तरफ चला गया और उन्होंने गोल्ड पे हिट कर दिया। उसी तरह से कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो अभी एग्जाम की तैयारी जो होनी है वो हो चुकी है। थोड़ा सा उस पीटी के मोड से अलग बात करने पे भी अच्छा लगेगा और ये कहीं ना कहीं फायदेमंद ही है, नुकसानदेह नहीं है। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें आप लोगों का पूरा शेड्यूल, पूरा लिस्ट जो आप लोगों से पूछा गया था वो ले लिया गया है। और क्वेश्चंस पहले आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किया उसको देख लेते हैं एक बार। 68 को लेकर जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था उसको लेकर आपके कमेंट्स। ये पूरा जो सेशन है ना, उसको हमने जो नाम दिया है वो नाम है स्टडी रोड मैप। 6 महीने की तैयारी करनी है आपको, 6 मंथ की तैयारी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आपका भी एग्जामिनेशन जो है अभी 2 नवंबर को ऑडिटर का मेंस है, फिर 8 तारीख आई थिंक ना, 8 नवंबर को सीडीपीओ का मेंस है, फिर 29 नवंबर को 67 का मेंस है, 8 जनवरी को 68 का पीटी है, 30 को तो अब छोड़ दीजिए, फिर उसका मेंस अप्रैल में है 8 तारीख को। यानी अगर ठीक से आप देखिए तो लगभग 6 मंथ प्लस समथिंग 2-4-10 दिन का डेट और मिलता है। 6 महीने का टाइम है अगर आज से हम लोग देखें तो। अब देखो ये शेड्यूल कितना फंसाया है, ये फंसाया है। लेकिन शेड्यूल को सिर्फ निगेटिव थॉट के साथ देखना गलत होगा, ये पॉजिटिव भी है। इसने का इतने कम टाइम में एक तो हुआ है कि ठीक है पीटी मेंस ओवरलैप कर रहा है कहीं ना कहीं बार बार, जो परेशान कर सकता है। लेकिन इतने कम टाइम में आप अगर कंसंट्रेशन दे, अपने लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा दे और एग्जाम अगर क्रैक कर लेते हो तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अगर ये 2 साल चलता तो एक लेंथी प्रोसेस होता ना। इतने शॉर्ट टाइम में अगर आपका एग्जाम निकल जा रहा है और ये ट्रेंड आगे मेंटेन रहे, आगे तो सब सुलझ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग एकदम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आपके सारे सवालों को ले लिया गया है, सारे सवालों को हमने लिख लिया है कि कहीं कोई दिक्कत हो तो वो दिक्कत आपको ना फेस करना पड़े, वो सब हम करेंगे। अब एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे अहम किताब, पढ़ाई के घंटे कैसे पढ़े ना, सबसे जो अहम होता है वो होता है माइंडसेट। इस 6 मंथ के लिए आप सब कुछ देने को तैयार हो कि नहीं, ये सबसे अहम है। किताबें तो पढ़ ही लेंगे, टेस्ट दे ही लोगे, जो भी है वो बुक लिस्ट आपके पास मिल जाएगा, बट वो सबको मिलेगा। लेकिन जो अलग अंतर क्रिएट करेंगे वो आपका माइंडसेट होगा, आपकी पॉजिटिविटी होगी। निगेटिविटी से आप कितना दूर रहते हैं ये भी मायने रखेगा। तो आप ये जो अपना गोल तय कर रहे हैं ना बीपीएससी के एग्जाम के लिए, ये और साल की अपेक्षा इस बार का अलग होगा। इस बार आप इसके बीच में कुछ भी नहीं डाल सकते। पहले था ना कि कभी ये दे देते हैं, कभी कोई बैंक का पीओ का दे देते, एसएससी दे देते हैं, साथ में बीपीएससी देते हैं, दरोगा दे देते हैं, ये अभी नहीं चलेगा। यूपीएससी दे देते हैं, वो भी नहीं चलेगा। अगर अभी बीपीएससी में आपको नौकरी चाहिए तो बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी करनी होगी। फुल्ली डेडिकेटेड होकर आप दाएं और बाएं भी नहीं देख सकते, क्योंकि पीटी और मेंस का ऐसा गुत्थम गुत्थी है ना यहाँ पे कि आप हट ही नहीं सकते हो यहां से। जब तक हटेंगे तब तक दूसरा एग्जाम, तो आप यहां से हट नहीं सकते। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव साइन है। आगे बस ये मेंटेन रहे। अभी थोड़ा सा उलझन है, आगे अगर मेंटेन रहा तो 1 साल के अंदर आपको नौकरी बीपीएससी अगर दे रहा है तो ये बहुत बेहतर है। अब यहाँ पे अब इसके लिए मैंने बोला माइंडसेट बहुत जरूरी है। वही माइंडसेट आपको स्मार्ट स्टडी की तरफ लेके जाएगा। एक और टॉपिक आपने कभी पूछा था किसी ने मुझसे कि सर स्मार्ट स्टडी क्या होता है, वही हमको नहीं पता क्या होता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग अभी अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल्स डिस्कस हो चुका है, कब कब क्या एग्जाम है। अब सवाल है पीटी मेंस की तैयारी एक साथ या अलग अलग, और एक साथ तो कैसे और अलग अलग क्यों नहीं। देखिए अब पीटी और मेंस की तैयारी आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं।
हम ये बात कर, अब हम ये मान के चलते हैं कि आपका एग्जाम 8 जैन को है। 68 वाले की बात सबसे पहले करते हैं। आपका एग्जाम 8 जैन को, ये 68 वाले की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इसमें ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका ये पहला अटेम्प्ट हो, फर्स्ट अटेम्प्ट। और एक बात बताऊं, ऑलमोस्ट जो न्यू कमर होते हैं ना, वो अगर सीरियस नहीं हो तो उनको एक आध अटेम्प्ट तो सोचते सोचते समझते समझते लग जाता है। और यहां आपको 6 महीने के अंदर धड़ल्ले से एग्जाम देना है। समझिए इस बात को, गंभीरता समझिए इस चीज की। तो ये गंभीरता समझते हुए अभी सबसे पहले 8 जैन को फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी हो सकते हैं, जिनको अभी 67 नहीं देना है, उनकी बात करते हैं। अगर आपको आज अक्टूबर से हम बात कर लेते हैं, सितंबर को भी हटाइए, 1 अक्टूबर से हम लोग बात करते हैं, जैन तक जाना है, ठीक है। कितना टाइम मिल रहा है? 90 डेज, 90 दिन के आसपास। 5-10 दिन तो बर्बाद होगा ही होगा, इसमें कोई फेस्टिवल अभी लगातार आने वाला है, दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, तो टाइम तो जाना ही जाना है। हम मान लेते हैं 90 डेज तब भी, क्योंकि अभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, अगले साल फिर से मना लिया जाएगा छठ और दुर्गा पूजा। तो 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम, 1 अक्टूबर से आप तैयारी करने के लिए बैठे। 8 जैन को आपका एग्जाम है। जैन में आप एग्जाम देंगे किसका? पीटी का। उसके बाद तुरंत 8 अप्रैल को भी आपका एग्जाम है, और 8 को एग्जाम है, सॉरी 8 को एग्जाम है। और किस चीज का एग्जाम है? तो मेंस का एग्जाम है। यहां पे आपको लगभग 3 महीने मिल रहे हैं, उसी तरह यहां पे एग्जैक्ट ही 3 महीने मिल रहे हैं। तो यहां तो हम मान के चलेंगे 80 दिन है, तो 90 दिन आपको किस चीज के लिए मिल रहा है? पीटी के लिए। और 80 डेज किसके लिए मिल रहे हैं? मेंस के लिए। अब बताओ कि 90 डेज में आप पीटी पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जो आसान सेक्शन है, और 80 डेज में आपको पीटी, आपको मेंस पढ़ना है, डीआई की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको ऑप्शनल पेपर पढ़ना है, उसका भी क्वेश्चन आंसर करना है। कहां से होगा और कैसे होगा? वो भी इस स्थिति में जब आप न्यू कमर है, या पहला नहीं छोड़िए दूसरा ही अटेम्प्ट है। कैसे होगा? क्योंकि बहुत लोग एग्जाम छोड़ना शुरू कर दिए 67 का, अभी आते आते और लोग छोड़ेंगे। तो ये स्थिति है। अब इस स्थिति में आपको यहाँ 90 डेज मिल रहा है, यहाँ लगभग 80 डेज मिल रहा है। अब 80 दिन में इतनी मेंस की तैयारी हो जाएगी? तो सवाल क्या, तो क्या चीज की, तो अभी कैसे अप्रोच करें? सिर्फ पीटी पढ़े तो ये तो एकदम से जानलेवा हो जाएगा ना। अगर आप पीटी पढ़ के सिर्फ पीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये तो रिस्की है, मेंस तो आपका निकल नहीं रहा, तो क्या फायदा फिर देने का? अभी क्या करना चाहिए जो सबसे आइडियल हो सकता है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से अलग हो सकता है, किसी और के हिसाब से कुछ और हो सकता है। अभी आपको क्या करना चाहिए? जो 68 की तैयारी करने जा रहे हैं उनको पीटी को भी लेके चलना है, प्लस मेंस को भी लेके चलना है, ठीक है। लेकिन इस पीटी और मेंस में किसको कैसे लेके चलना है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपके मेंस के अंदर टॉपिक क्या क्या है, आपको वो भी देखना है कि इस पीटी और मेंस में आपके मेंस के अंदर टॉपिक क्या है। मेंस जो है आपका, मेंस के अंदर क्या आता है? मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। कुछ आईआर करंट अफेयर्स के अंदर ही आ जाता है, आईआर का पोर्शन, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, यही है ना, यही है मेंस के अंदर, यही है। पीटी के अंदर तो पीटी के अंदर सब इंक्लूड है, इसको आईआर को हटा दीजिए। आईआर पीटी के अंदर अलग फॉर्म में आता है, उसको आईआर हम नहीं यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। पीटी के अंदर, पीटी में ये वाला नहीं होगा, अदरवाइज ये सब होते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब होते हैं। अभी जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पीटी और मेंस को इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ना है, इंटीग्रेट करना है उसको। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? कैसे करेंगे? आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़िए तो मॉडर्न हिस्ट्री का वो हिस्सा जो मेंस के लायक है, सारे हिस्सा मेंस के लायक नहीं होता। बुक्स एंड ऑथर मेंस के लिए नहीं है। गवर्नर जनरल के काम क्या है वो मेंस के लिए नहीं है। कांग्रेस सेशन मेंस के लिए नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो जो मेंस के लिए नहीं है,
सारे रेगुलेटिंग एक्ट जो है, चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट, वो सब मेंस के लिए नहीं है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते समय ये आपको ध्यान रखना है कि जो हिस्सा मेंस का है उसको मेंस और पीटी कंबाइंड करते हुए हम पढ़े। समझिए इस बात को, मेंस और पीटी को कंबाइंड करते हुए उस समय पढ़ें, एक साथ ही ये हो जाएगा। यही काम आपको इंडियन ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स के अंदर, साइंस एंड टेक के अंदर, करंट अफेयर्स नॉर्मली पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी देश के साथ समझौता हो गया, किसी देश के साथ कोई बड़ी बात हो गई, कोई ऐसा एक्ट आ गया जो आपको पीटी में तो पढ़ना ही है, मेंस में भी सवाल आ सकता है, तो फिर आप उसको यहां पे उस हिसाब से तैयार कर लें। पॉलिटी, जहां भी मेंस वाला हिस्सा है, पॉलिटी को, आईआर को छोड़ दीजिए, नहीं पढ़िए। डीआई की बात जहां तक है तो डीआई आपको करना चाहिए, क्योंकि डीआई से बच के आप एग्जाम निकाल लेंगे ये संभव नहीं है, तो डीआई से बच के एग्जाम आपका नहीं निकल सकता। तो डीआई के लिए डेली जो है ना, या एक दिन बीच करके एक एक सवाल बनाते रहिए, बस आप कंटिन्यू ना, बिना सोचे समझे कि आपका डीआई पे पकड़ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये मत सोचना, क्योंकि ये फंडा सब पे लागू हुआ और सबने कमाल कर दिया। मुश्किल से 15-20 दिन होते हुए डीआई पे कमांड हो गया, क्योंकि डीआई पूरा जो है ना, पूरा स्टैट नहीं है, यानी पूरा सांख्यिकी वाला हिस्सा नहीं, एक डाटा इंटरप्रिटेशन अलग से, डाटा की सांख्यिकी अलग से, और ये बहुत छोटा है, जहां पाई चार्ट, बार डायग्राम होता है ना, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसको बस डेली एक आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका बन जाएगा, और आपको सोच के नहीं बनाना है कि हमको इसमें मास्टरी करना है, वो अपने आप हो जाएंगे। आप सिर्फ आपको एक करते चले जाना, बस भूल जाइए। समझ में आ रहा है? तो पीटी और मेंस को यहां पे आपको इंटीग्रेट करना है। अब आप कहोगे तो ऑप्शनल का क्या करें, रिस्क लेना पड़ेगा, टाइम कम है, तो अब यहां पे जैन के अंदर ऑप्शनल घुसा देंगे तो पीटी पे असर पड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहां पे आप पीटी प्रीलिम्स को जो लेके चल रहे हो ना, उसके साथ मेंस के अंदर जो टॉपिक आ रहा है जीएस पेपर के अंदर, उसको इंटीग्रेट कीजिए। डीआई को सिर्फ डेली बना लीजिए, आईआर को यहां पे छोड़ दीजिए, और इस प्रोसेस में पीटी और मेंस को आपको लेके चलना है। एक और चीज मेंस की करनी है जिसमें आपको लंबा टाइम लगता है, वो कैसे होगा वो तो हम बाद में बताएंगे, बट इसको कहेंगे आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग आपको करना है। आंसर राइटिंग आप अगर नहीं करेंगे, अभी आंसर राइटिंग डेली नहीं करना है, कैसे करना वो हम बताएंगे, लेकिन आंसर राइटिंग इसी बीच में आपको करना है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं देगा, लेकिन जिस तरह से डीआई को प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना, उसी तरह से आंसर राइटिंग देखते देखते नहीं तैयार होता है, देखते देखते आपके अंदर स्किल नहीं आएगा, एक टाइम ये मांगेगा हर हाल में। इसको आप मतलब ये सब चीज को कर सकते हो 15-20 दिन में किसी तरह से, नाक रगड़ के, याद करके, पढ़ के, लेकिन जब लिखने बैठेंगे तब नहीं होगा, ये एक फैक्ट है, समझिए इस बात को। वहां पे आपको टाइम डिमांड करेगा ही करेगा ये आंसर राइटिंग, क्योंकि ये स्किल है, ये एक कला है, और वो स्किल फैक्ट्स आप तुरंत गेन कर सकते हो, स्किल गेन करने में टाइम लगेगा, तो यहां पे आपको टाइम लगे, इसको धीरे धीरे आपको कर लेना है। तो ये वाला भी बड़ा एक पोर्शन आपका आसानी से इसी बीच में खत्म हो जाएगा, और ये जहां आंसर राइटिंग क्लिक खत्म हुआ, या जहां आंसर राइटिंग में आपका पकड़ बना, ऑप्शनल पेपर वहीं पे समाप्त। ऑप्शनल पेपर उसके बाद आपको परेशान बहुत नहीं करेगा, आप उस पर कमांड कर लेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग यहां सीख रहे हैं ना, ये ऑप्शनल पेपर पे भी आपके काम आने वाला है। तो ये बहुत अहम है, एक आंसर राइटिंग और डीआई, वो आपको इस बीच में निपटा लेना है, और साथ में इंटीग्रेट करना है अपने मेंस के इस सिलेबस को। तो इसको हम, ये अभी हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए द बेस्ट वे होगा, एकदम से बेस्ट तरीका होगा इस एग्जाम को अभी आगे 68 वाले एग्जाम को कवर करना। अब चलिए, ये तो हो गया। ये अभी हम बात कर रहे हैं किसके लिए, जो 68 ही देने जा रहे हैं उनके लिए। ये एक पहला स्टेप है कि हमको इसको करना है। जब ये हो जाएगा ना, आपका पीटी का एग्जाम जब हो जाएगा, आप 8 तारीख को जब एग्जाम दे लेंगे, 8 जैन को, एक और बात मैं इसी बीच में कह दूं, किसी भी तरह के इस तरह के बहकावे में मत आओ जो आप लोग आ रहे हो, क्योंकि खबर हमें, हमारे पास भी आती है ना। आप लोगों को लग रहा है कि क्या सर इतने टाइम में एग्जाम करवा लेगा, मुझे तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं लगता, और आपको नहीं लगने से थोड़ी ना संभव है। आपके लगने और नहीं लगने से क्या होता है, वो उसका काम है। देखो करवा रहा है ना, 30 सितंबर को एग्जाम आयोग करवा रही है, और आप देने भी जा रहे हैं। तो कुछ लोगों को लग रहा था एग्जाम ही नहीं होगा, नहीं चेंज होगा डेट, कुछ को लग रहा था चेंज हो जाएगा,
जो होना था वो हुआ, लेकिन क्या हुआ, आयोग ने जो चाहा वो किया, यही हुआ ना। तो आयोग नहीं लेगी ये अभी मान के दिमाग को रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है। दिमाग को पूरा बेचैन और परेशान रखिए एग्जाम की तैयारी के लिए। हो गया, इतना कर लेना है। अब 8 जैन जब खत्म होगा तब आपका टाइम आएगा मेंस के लिए। जब मेंस का जब समय आएगा उस समय आपको क्या करना होगा, आपका ये पूरा जो हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा आ जाएगा रिवीजन के मोड में। आप देखो, समझो इसको, पूरा हिस्सा रिवीजन के मोड में आ जाएगा। डीआई को भी आप रिवाइज कर रहे होंगे, डीआई को भी आप रिवाइज कर रहे होंगे। ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है, नहीं ये हम नहीं कहेंगे इसको क्योंकि आपने इसको छोड़ दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल रिलेशन इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि आपको परेशान करेगा। आप इस दौरान जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना, इंटरनेशनल रिलेशन, इस दौरान जो आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे इसी के अंदर से इंटरनेशनल रिलेशन के 10 टॉपिक पढ़ लेना है। तो ये इसको मैं टॉपिक ही नहीं मानता हूं एक्चुअली, ये एक्चुअली टॉपिक ही नहीं है। 8 से 10 टॉपिक पढ़ना, उसी में से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। हो गया, कहानी खत्म। अब आपकी बारी आएगी किसकी, मेंस की, ऑप्शनल पेपर की, सॉरी। अब आपका ऑप्शनल पेपर आएगा जिसके अंदर आपने हिस्ट्री लिया होगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी लिया है फर्क नहीं पड़ता है, आपने जो भी लिया है। अब उसमें आपको क्या करना है, अब क्योंकि आपने क्या किया, आंसर राइटिंग स्किल डेवलप कर ली है। अब बीच में आप लिखते रहो एक एक करके, डीआई एक एक बनाते रहिए। इसको आपने कवर ही कर लिया साथ साथ में, तो रिवीजन कीजिए, थोड़ा बहुत जो छूट गया है उसको ऐड कर लीजिएगा। अब ऑप्शनल बचा, अब अपना, और ऑप्शनल एक पेपर है ना, समझिए इसको, एक पेपर है ऑप्शनल, लेकिन पूरा पढ़ना है। 2 पेपर को मिला के एक पेपर किया गया है, ये आपके लिए फायदेमंद है। 2 पेपर को एक पेपर करना आपके लिए फायदेमंद है। आप सोचो ना, एक पेपर के अंदर इनको पेपर बनाना है, इनके पास स्कोप ही नहीं है। आप सिर्फ बीपीएससी, यूपीपीएससी में पहले से जो सवाल पूछे जाते थे, और यूपीपीएससी यानी यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को ऑप्शनल के अकॉर्डिंग उठा लीजिए, उसको देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर तैयार कर लीजिए, कुछ दाएं बाएं पढ़ लीजिए, और आंसर राइटिंग आपने सीख लिया है, आप सीधा अप्लाई कीजिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा ऑप्शनल पेपर के अंदर। ये मैं बहुत ही कमाल का तरीका बता रहा हूं, इतना सिंपलेस्ट वे हो ही नहीं सकता ऑप्शनल पेपर की तैयारी का, और सवाल आपका छूट भी नहीं सकता है, इस बात की भी गारंटी है, डाउट ही नहीं है इसमें, समझ रहे हैं? इस बात की पूरी गारंटी है कि आपका सवाल नहीं छूटेगा। यूपीएससी को उठा लीजिए पूरा ऑप्शनल पेपर को, यूपीपीएससी और बिहार मिला लो, देखो रिवाइज हो रहा है क्वेश्चन। ऑप्शनल पेपर में तो ज्यादा परेशानी नहीं है, उसके बाद ये सब आपको करना है। तो इस तरह से आप अपने इस 68 की तैयारी को हॉलिस्टिक वे में एक बढ़िया अप्रोच दे सकते हैं, और ये तैयारी इफेक्टिव होगी, कम समय में होगी, सटीक होगी, भटकेंगे नहीं, बहकेंगे नहीं, और अच्छे से तैयारी करके किसी को भी कंपटीशन देने की स्थिति में आप आसानी से आ सकते हैं। तो ये रहा आपका अभी। आप देखो क्या है, ये तो अभी हो गया कि जो 68 देने जा रहा है 68 देंगे, जो 67 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी। अब वो बेचारे तो 67 का एग्जाम दे रहे हैं, अभी पीटी का एग्जाम देंगे। पीटी के बाद जिनका नहीं निकला तो वो तो अपने 68 के इसी फॉर्मूले पे आ जाएंगे, तो बात खत्म होगी। जिनका निकल गया उनको 29 दिसंबर को है ना सर, आपका 29 दिसंबर को उनका मेंस का एग्जाम है, यानी दिसंबर उनका मेंस का, चलो 2-4 दिन में निकल जाएगा। फिर उनको 8 जैन को पीटी का एग्जाम देना है, यानी, और ये जो दिसंबर है ना, इसका मतलब यहां इनके पास भी, अब इनके पास मामला फंसा, इनका तो मामला फंसा, ठीक है, क्योंकि इनका इसलिए मामला फंसेगा कि अगर इन्होंने मेंस की तैयारी पहले से नहीं कर रखी है, पहले से मेंस की तैयारी नहीं करके रखी है, तो इनको दिक्कत होने वाली है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। इनको बचा एक ही चीज सकता है, वो बचा ये बचाएगा कि इनकी पीटी की तैयारी कितनी मजबूत है, पीटी की तैयारी इनकी कितनी अच्छी है, ये बचा सकता है। क्योंकि पीटी की तैयारी अच्छी होगी तभी जाके ये बाद में लास्ट में करंट अफेयर्स पढ़ के इसको कवर कर पाएंगे, नहीं तो मेंस भी और पीटी भी ये कहीं ना कहीं चीजें जो है ना, कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ होने की संभावना यहाँ पे पूरा बन रहा है।
अब देखो, ऐसा भी ना हो कि मेंस भी खराब हो जाए, पीटी भी आगे आने वाला खराब हो जाए, ये भी संभावना एक बन रही है। बट हमें हर स्थिति में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसका प्रयास करना है। अब जो इसमें फंस रहे हैं ना, जो इसमें फंस रहे हैं, उनको 3 महीने कम से कम 12 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है, कोई ऑप्शन ही नहीं। मतलब पागलों की तरह पढ़ना है, कोई वे है ही नहीं दूसरा, कोई रास्ता दूसरा नहीं है, उनको पढ़ना ही पड़ेगा। और नहीं करोगे तो उपाय नहीं। इसमें कम से कम आपको 3 घंटे आपको कहां देना है, पीटी के लिए देना है। इसके बाद 9 घंटे जो बच रहे हैं ना, आपको 9 घंटा जो आपका बच रहा है, देखो इसमें इस 9 घंटे में अब हम इसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इस 9 घंटे में आपको जो जीएस पोर्शन है मेंस का ना, उस मेंस के जीएस पोर्शन, मेंस का जो जीएस पोर्शन है, उस मेंस के जीएस पोर्शन में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके अंदर आप आंसर राइटिंग भी इंक्लूड करेंगे, डीआई भी इंक्लूड करेंगे, और जो सब्जेक्ट है वो भी। तो मेरे हिसाब से 6 आवर आपको मिनिमम, मैं बता रहा हूं 6 घंटे आपको यहां पे करना है। इस 6 घंटे में अभी देखिए, यहां पे सब्जेक्ट वाइज तोड़ना पॉसिबल नहीं है, यहां पे डे वाइज हम तोड़ सकते हैं इसको। इसमें आपको टोटल 10 डेज मिनिमम टुकड़े में 10 दिन आपका आंसर राइटिंग प्लस डीआई पे जाएगा, बचाएगा आंसर राइटिंग ही, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। आंसर राइटिंग पे जाएगा, क्योंकि इसको अगर आपने मजबूत कर लिया तब तो एग्जाम निकाल लोगे, ये मजबूत नहीं हुआ तो लाख छटपटा के आप रह जाएंगे, आपका पेपर नहीं निकलेगा, तय बात है। तो आपको यहां पे आंसर राइटिंग पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। डीआई को तो डेली में डाल दो, झंझट ही खत्म करिए, उसको डेली में ही डालिए, धीरे धीरे वो अपने आप हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये लगभग स्टार्टिंग का जो 10 दिन होगा ना, वहां पे आपको इस आंसर राइटिंग पे कम से कम 3 घंटे देने हैं, कम से कम। उसके बाद चूंकि आपने इसको ऐसे समझिए, चूंकि आपने पहले से भी पीटी पढ़ रखा है ना, तो वो मेंस में काम आता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं आता, आपने पढ़ा है, अगर ठीक से पढ़ा है, नॉन कॉपरेशन कैसे हुआ, या भूकंप के बारे में पढ़ा है, अर्थक्वेक, तो कुछ जानते हैं आप। अब आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से फैक्ट्स निकालने हैं, ठीक है। अब आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स निकालने हैं, टाइम तो लगेगा बट आप कर लोगे, ठीक है। 3 घंटे आप आंसर राइटिंग अगर 10 दिन देते हैं, 30, 35 या 45 घंटा करीब देते हो, तो आपका ये आंसर राइटिंग एक लेवल तक आ जाएगा। जब आ जाएगा ना, तो फिर आंसर राइटिंग में थोड़ा सा आप रिलैक्स करेंगे, वो टाइम आप इसको देंगे। और दूसरी तरफ आपको कम से कम 3 घंटे ऑप्शनल को तो देने हैं, ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। 3 घंटे आपको ऑप्शनल पेपर को तो देना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि 2-2 पेपर को आपको एक साथ समेटना है, तो 12 घंटे तो कहीं नहीं गए। अब यहां पे 12 घंटे आपके कहीं नहीं गए। इसके बाद अगर आपको मेंस 80 दिन के अंदर निकालना है, यहां पे कुछ भी सोचना कि पीटी मेंस ले लेगी आयोग, नहीं ले पाएगी, आगे बढ़ जाएगा, ये सब तो सोचने का मतलब ही नहीं बनता। अतुल प्रसाद साहब है, ले लेंगे एग्जाम। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। तो स्ट्रैटेजी पूरा बदल रहा है। देखो 68 के लिए एक अलग अप्रोच है, 67 के लिए अलग अप्रोच है। अब जब आप इस तरह से तैयारी कर रहे होंगे, 3 घंटा तो आपने पीटी को दिया है, अब ये पीटी प्योर पीटी है, यहां पे आप इसको मेंस के अंदर नहीं घुसा सकते हैं। आपको पीटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, क्योंकि लोग 3-4 महीने तो प्योर पीटी को देते हैं और आपके पास तो टाइम ही नहीं देने का। तो आप जो ये पढ़ेंगे ये भी थोड़ा काम आएगा, लेकिन आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और भी चीजें पढ़नी होंगी। 68 है, नए स्टूडेंट आ रहे हैं, नए तरीके से आ रहे हैं, तो फाइट तो देना है और फाइट में खुद को टिका के भी रखना है। तो यहां पे आप इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं 67 के पीटी मेंस और 68 के पीटी के लिए। और एक बार आपने कर लिया ना, यहां पे मेंस को कवर कर लिया, तो फिर आपको वहां मेंस में दिक्कत नहीं होगी।
67 में जो बढ़िया से पीटी पढ़ रखा है तो 68 को 2-3 घंटा पढ़ के आराम से कर लेगा, वो आदमी कर लेगा सक्सेस स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। और मेंस को करने में आपको अभी दिक्कत होगी, लेकिन यहां इस स्टेज में मेंस को अगर कवर कर लिए ना तो 68 को भी आप कवर कर लेंगे, फिर ज्यादा परेशानी नहीं होगी, वो परेशानी आपका यहीं पे टूट जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हुआ जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा अब क्या है, एक साथ हो गया। अब है बुक लिस्ट, ठीक है, किताब की बात करते हैं। देखिए हिस्ट्री की बात करते हैं। पहले हिस्ट्री के अंदर 3 पोर्शन है, मॉडर्न, एंशिएंट और मिडिएवल, 3 है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले एक एसके पांडे को ले लीजिए, एक राजीव अहिर को ले लीजिए। एसके पांडे और राजीव अहिर, देखो मतलब अब जो एग्जाम है ना आपके सामने, स्मार्ट स्टडी के बिना तो आपका वो क्रैक हो नहीं रहा, ये लिख के रख लीजिए। कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है आपके पास। आप अब ट्रेडिशनल स्टाइल में नहीं पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं, आपको टाइम ही नहीं दिया गया उसके लिए। तो यहां पे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा और राजीव अहिर की किताब, सॉरी हिंदी वाले इसके पांडे ले लीजिए और राजीव अहिर की किताब ले लीजिए। बुक लेना जरूरी है, उसको आप पढ़ सकते हैं, आगे हम आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे किताब कैसे पढ़ा जाता है। इसके अलावा तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरा इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप सिंपल सी बात है कि आप लुसेंट को कीजिए। प्रीवियस ईयर घटना चक्र वाला तो सबके लिए कंपलसरी है, तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है, वो सबके लिए 8 वॉल्यूम जो आता है वो आप ले लीजिए। एंशिएंट और मिडाइवल के लिए क्या करना है ना, इसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लुसेंट को पढ़िए, प्रीवियस ईयर को पढ़िए, और हमारा नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो वो ले लीजिए, दैट इज सफिशियंट इसके लिए। हिस्ट्री हो गया, नोट्स तो सबके लिए सफिशियंट है। ज्योग्राफी की बात करते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी तो इसके अंदर वर्ल्ड होता है और इंडिया होता है। ज्योग्राफी के लिए दोनों को मिला के महेश वर्णवाल की किताब आती है, इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी, समग्र भूगोल, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में है। तो वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, सॉरी कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी इंग्लिश में आती है, हिंदी में आती है समग्र भूगोल। लेकिन यहां पे आपकी बात बनेगी नहीं, आपको एक एटलस लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए। बिना एटलस के प्लीज अप्रोच मत कीजिएगा ज्योग्राफी के अंदर। इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये एटलस पे वर्क काम आएगा, आपके ज्योग्राफी का आधा समस्या ये दूर कर सकता है। एटलस के लिए आप ओरिएंट लॉन्गमैन का एटलस ले सकते हो, जैसे मेरे पास है, मेरा तो पुराना एडिशन है, बट आप ब्लैक स्वान का ये एटलस इंग्लिश में ले सकते हैं। कोशिश करना हिंदी वाले भी अगर यही इंग्लिश वाला ले लो ना तो ज्यादा बेहतर है। इसमें तो नाम ही लिखा है ना, कुछ ऐसा लाइन तो पढ़ना नहीं है, कुछ चंडीगढ़ और शिमला और नैनीताल मलक्का जल संधि यही है ना। इंग्लिश हिंदी में मुझे लगता है बहुत अंतर है, बट अगर एकदम ही कंफर्टेबल आप नहीं हो इंग्लिश में, पढ़ने में भी दिक्कत है, फिर आप हिंदी का ऑक्सफोर्ड वाला ले लीजिए। अदरवाइज इसका नया एडिशन जो भी आया है वो ले सकते हैं, काफी फेयर है, अच्छे तरीके से इसके अंदर प्रेजेंट किया हुआ है। एटलस के बिना अप्रोच नहीं कीजिएगा। इसके अलावा आप 9 से लेके 12 की एनसीईआरटी पे अप्रोच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 9 से 12 के बीच में जा सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ भी सकते हैं। अगर आपने मैप एटलस पे काम किया है, ज्योग्राफी की किताब आपने पढ़ रखी है, प्रीवियस ईयर पे काम करना है, लुसेंट तो आपको रखना है, ठीक है। तो ये आप कर रहे हैं तो इस पे स्किप कर सकते हो, बट एक बेहतर समझ के लिए आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। एम लक्ष्मीकांत साहब की किताब आती है, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत साहब की किताब आती है, उसको पढ़िए और उसको पढ़ने के लिए ना बहुत मोटी है, देख के डर लगेगा आपको, बट उसको वैसे नहीं पढ़ना है। एक बार मैंने लक्ष्मीकांत साहब की किताब कैसे पढ़ी जाती है वो मैंने आपको बता दिया है, उसको एक बार देख लीजिएगा। और जो पढ़ने का मन करे ना उसमें उस टॉपिक में वही पहले पढ़िएगा, पहले से लेकर आखिरी तक जाने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ने का मन करे वही पढ़िए, वो सबसे अच्छा तरीका है उसके अंदर अप्रोच करने का। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। और पॉलिटी के अंदर और भी शॉर्टकट चाहिए आपको लगता है कि नहीं हमको एकदम शॉर्टकट में जाना है, तो प्रतियोगिता दर्पण पीडी का पॉलिटी का अतिरिक्तांक आता है, प्लस घटना चक्र हो गया और लुसेंट हो गया, इससे भी पॉलिटी पे आप कवर कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं।
इकोनॉमिक्स के लिए कुमार सर्वेश की किताब अच्छी है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ नया वाला फैक्ट भी मिल जाएगा। कुमार सर्वेश की किताब हिंदी मीडियम में अच्छी है, रमेश सिंह इंग्लिश मीडियम में ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा और कम करना है तो आप सप्लीमेंट्री अतिरिक्तांक इंग्लिश में भी हिंदी में भी प्रतियोगिता दर्पण का आता है, वो भी अच्छी किताब है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण की आती है, अच्छी किताब है, वो भी आप ले सकते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इसके बाद साइंस की बारी आती है। देखो साइंस आजकल बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ये लोग ना डीप के अंदर कॉन्सेप्ट में उतर रहे हैं। तो साइंस में तो बेहतर ये होता कि आप 6 to 12 का सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते, और ये पढ़ा जा सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी 6 to 10 में तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो होता है एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है फैक्ट का, उसमें से आधे से ज्यादा तो आपको इसको पढ़ते ही दूर हो जाएगा। आपको चीजें समझ में आएंगी, तो चीजें जब समझ में आ जाती है ना, तो याद करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो चीजें समझने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, एनसीईआरटी को इस पे लेके जाइए। अदरवाइज शॉर्टकट तो लुसेंट तो आपका है ही है, प्लस घटनाचक्र, ठीक है, प्रीवियस ईयर, उसको भी कर लोगे तो बहुत हद तक लुसेंट। और लुसेंट वो विज्ञान वाला नहीं, वो मोटी किताब विज्ञान वाला, उससे अच्छा तो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे आप। वो मोटी विज्ञान पढ़ने से अच्छा तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उससे बढ़िया तो एनसाइक्लोपीडिया जो अरिहंत का आया है ना, उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए साइंस में इस पे जाने का, और उसके बाद लुसेंट और घटनाचक्र सफिशिएंट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, और क्या है, साइंस एंड टेक पढ़ना है। बिहार स्पेशल, सबसे पहले तो आपको इसी का परेशानी होता है, बिहार स्पेशल। कोई भी किताब केबीसी नैनो की आती है, विवास पैनोरमा की आती है, कोई भी दो किताब, एक नहीं दो, कोई भी दो पब्लिकेशन की किताब उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, जो आना है वहीं से आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा, भूल जाइए। उसके बाद कोई भी दो पब्लिकेशन की किताब, कई बार हम आपको बता चुके हैं। करंट अफेयर्स की जहां तक बात है, करंट अफेयर्स की जहां तक बात है, तो करंट अफेयर्स के अंदर आपको कैसे अप्रोच करना है? आपको करंट अफेयर्स में ऐसे अप्रोच करना है जैसे अभी आपका एग्जाम अप्रैल को होने वाला है, अभी तो हो गया, अब पीटी का एग्जाम तो अप्रैल को होने वाला है, तो 2021 को पूरा कवर कीजिएगा। मार्च, अप्रैल की स्टार्टिंग में ही है ना, स्टार्टिंग में ही है ना, तो 15 मार्च तक को कवर कर लीजिएगा, ठीक है। 15 मार्च तक को, यानी 2021 इधर और 15 मार्च उधर, तो 15 मार्च तक को आप कवर कर लीजिएगा। सफिशिएंट है, उतना सफिशिएंट है, ये काफी है, इतने से हो जाएगा। अब उसके लिए कौन, तो प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो कर सकते हो, क्रॉनिकल को फॉलो कर सकते हैं, परीक्षा मंथन टाइप की जो मैगजीन आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना डिस्क्रिप्टिव टाइप की जो मैगजीन आती है ना, वो मैगजीन फॉलो करने का, वन लाइनर वाला नहीं, डिस्क्रिप्टिव वाला। तो वो यहां पे हो गया। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल एंड करंट अफेयर्स, तो हो गए इतने। अब अभी बचा है वो है आपको मेंस। ये तो पीटी में भी काम आए, सारे पीटी में भी काम आएंगे और मेंस में भी काम आएंगे। साइंस एंड टेक, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का साइंस एंड टेक की किताब आती है, उसको उठा लीजिए, साइंस एंड टेक में बेहतर समझ आपको आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले उसकी जगह पे विवास भी ले सकते हैं, पतली किताब है वो, शायद हिंदी इंग्लिश में नहीं आती है, तो विवास भी ले सकते हैं। विवास की भी किताब साइंस एंड टेक की अच्छी आती है, तो वो हो सकता है, वो हो गया। डीआई के लिए एनसीईआरटी का 11th की जो किताब आती है एनसीईआरटी, एक तो वो ले लो। अरिहंत का प्रैक्टिस सेट बहुत सारा आता है। लुसेंट का प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्जामिनेशन में जो डीआई के सवाल पूछे गए उसका कलेक्शन है, वहां से क्वेश्चन रिपीट होता है, तो उसको निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारा है। अब यहां पर अब देखो, मतलब कई सारे सवाल इस बार, तो मतलब इस स्थिति सिचुएशन बिल्कुल अलग है ना। तो वो पहले वाला जो प्लान है और पहले वाला जो शेड्यूल है, वो अब यहाँ पे पूरी तरह फिट नहीं बैठेगा, ऐसा नहीं है, पूरी तरह फिट नहीं बैठेगा। अब सवाल उठता है नोट्स का। क्या आपको हम बोले कि आपको एकदम अपना नोट्स बनाना चाहिए? अब नहीं बोल सकते, ठीक है। अभी आपको यह बात नहीं बोला जा सकता कि आप लोग अपना नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है।
एक और टॉपिक, तब दोनों भी एक साथ देखते हैं। सेल्फ स्टडी, फंसा मामला फिर। क्या सेल्फ स्टडी के लिए आपको सजेस्ट किया जा सकता है जैसा कि पहले किया करते थे? दोनों का जवाब होगा नहीं, बिग नो। नोट्स आपको अपना सारा बनाने के लिए नहीं कहा जा सकता है अभी के सिचुएशन में, और सेल्फ स्टडी करने के लिए भी रिकमेंड नहीं किया जा सकता है अभी के सिचुएशन में, क्योंकि अभी वो स्थिति है जहां पे आपको एक कृष्ण की जरूरत पड़ेगी। आपको एक कृष्ण की जरूरत पड़ेगी इस महाभारत के संग्राम में, और ये दोनों ही आपका है। इसके लिए आपको जहां जाना है, जिसके पास जाना है, जिस पे बिलीव हो, वहां आपको अप्रोच करना ही करना चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे ये भी अभी आपको बताते हैं। नोट्स, अच्छा नोट्स आपके पास होना ही चाहिए। तो क्या अपने नोट्स को बनाना छोड़ दें? नहीं, अपने नोट्स को तब कहोगे फिर अब इस नोट्स में आप अपना नोट्स बनाइए। ये जो नोट्स आपने खरीदा है किसी भी कोचिंग से, जिसका भी आपने लिया है ना, वो नोट्स उठाइए, वो आपका बेस होगा। अब आपका नोट्स आपका बेस नहीं होगा, उसको बेस बनाइए। उस नोट्स के अंदर एक्स्ट्रा पेज ऐड करके, कुछ आपको लगता है वहां कमी है ऐड कीजिए, आपको लगता है कुछ इसके अंदर कुछ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमको पढ़ना है, तो उसको आप अलग डायग्राम बना के जो भी करके आप करना चाहते हैं उसके अंदर ऐड कीजिए। अब स्टेपल करके पूरा नोट्स बनाने का समय खत्म नहीं मिलेगा आपको अभी। तो ये आपको पीटी में भी करना है और ये काम आपको मेंस में भी करना है। तो पीटी में भी आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी और मेंस में भी नोट्स की जरूरत पड़ेगी, और नोट्स यहां चाहिए ही चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन फिर वो नोट्स को आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर लीजिए, एक्स्ट्रा फैट ऐड कीजिए, फैक्ट्स ऐड कीजिए, कुछ हटाना है हटा लीजिए, बट ये आपको चाहिए, ये चाहिए। हाँ, यहां पे एक और काम हो सकता है कि आप दो इंस्टीट्यूट का नोट्स लीजिए, एक को जो आपको सबसे सही लगता है उसको बेस बनाइए, दूसरे का भी सपोर्ट लीजिए, जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, कुछ ऐसा है, डिजाइन है, कुछ भी है, उसको वहां ऐड कीजिए, अपना पुट डालिए, वो नोट्स बेस्ड हो जाएगा, वो जो है उसको हटा दीजिए, एक को बाद में एक हो जाएगा। ये करना पड़ेगा, ये यहां पे आपको चॉइस नहीं है, आपके पास विकल्प नहीं है, ये करना ही करना है। इसके बाद अब सेल्फ स्टडी ना, एकदम नहीं। जहां जाना है, जिसके पास जाना है, जरूरी नहीं कि किसी कोचिंग में ही जाना है, लेकिन वहां जाना है जहां प्रॉपर गाइडेंस आपको मिले। समझ रहे हैं? प्रॉपर गाइडेंस, इधर व्हाट्सएप ग्रुप, उधर फेसबुक ग्रुप, उधर फ्री में, उधर 50 रुपए में, उधर 100 रुपए में, ये चक्कर में मत फंसिएगा। टाइम सबसे कीमती है अभी का, तो आपको वैसे ग्रुप के अंदर रहना है जो प्रॉपर आपको पढ़ाता हो, प्रॉपर तैयारी करवाती हो। उस तरह के आपके टीचर्स होने चाहिए, मेंटर होने चाहिए, या आपके सीनियर ही क्यों ना हो, लेकिन प्रॉपर रेगुलर वे वाले होने चाहिए। तो वो जो एकदम डिसिप्लिन वे में, जहां कहीं कुछ हो रहा हो, वहां पे आपको अप्रोच करना है, उसके बाद आपको पढ़ना है खुद से, क्योंकि यहां बहुत सारी रणनीति, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो आपको समझने में 1 साल लग जाता है, और आपको तो यहाँ 6 महीने में एग्जाम निकालना है। कैसे करोगे? तो यहां पर भी इसका सजेशन नो होगा। जो भी 30 मार्क आपके आसपास होंगे, बोलेंगे हम सेल्फ स्टडी से निकाले हैं, कहना कि तुम फिर से निकालो, हमको नहीं निकालना, हमको एग्जाम निकालना है, हम सेल्फ स्टडी से निकाले कि किसी टीचर की मदद से निकाले, फर्क नहीं पड़ता। तो आप वहां पे अप्रोच कीजिए। ठीक है, हो गया, बुक लिस्ट हो गया है। इसके अलावा अब बात करते हैं आंसर राइटिंग की। थोड़ा टाइम लगेगा, इसको भी देखिए। आंसर राइटिंग बहुत ही अहम होता है। आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें? शुरुआत आप एक ही बात, अगर टफ क्वेश्चन उठा लीजिएगा नहीं होगा। आपको शुरुआत करना चाहिए पहले छोटे छोटे सवालों से, लेकिन उसके पहले किसी भी आंसर में एक बॉडी होता है, सॉरी, किसी भी आंसर में इंट्रोडक्शन होता है स्टार्टिंग, उसके बाद बॉडी होता है, और उसके बाद कंक्लूजन होता है। किसी भी आंसर में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, 2 ही लाइन का क्यों ना हो, आपको लिखना है। उसके अंदर जो कंटेंट क्वेश्चन की डिमांड है वो पूरी करनी है, फिर उसको कंक्लूड करना है। इंट्रोडक्शन कई तरह से हो सकते हैं, डायरेक्ट 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ,
इनडायरेक्ट महात्मा गांधी के द्वारा भारत में कई सारे आंदोलनों को लीड किया गया, नेतृत्व दिया गया, जिसमें असहयोग आंदोलन एक शुरुआत में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। तो ऐसे करके लच्छेदार भाषा के साथ शुरू कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखने के कई अप्रोच होते हैं। स्टार्टिंग आपका फैक्चुअल होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लच्छेदार भाषा नहीं बना सकते। उसके बाद क्वेश्चन में कई सारे टेल्स वर्ड होते हैं, टिप्पणी करे, समीक्षा करे, इवेल्युएट करे, कंक्लूड करे, क्रिटिकली एग्जामिन करे, कई सारे वर्ड्स होते हैं। सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस होते हैं। उस महत्व के अकॉर्डिंग बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा ना वो बदल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बदलेगा। इसके अलावा आपको ये बॉडी के पार्ट को अच्छे से डिजाइन करना है। पैराग्राफ में लिखना है वहां लिखिए, बुलेट फॉर्म में लिखना है बुलेट फॉर्म में लिखिए, एक लाइन खींच के दोनों के बीच में अंतर बताते हुए लिखना है वो लिखिए, क्लाउड टाइप की चीजें बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, इस तरह से जो बनाना है। इस तरह से करके आपको बॉडी पार्ट को डिजाइन करना है। इसके बाद आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिचुएशन जितना भी वर्स्ट हो, पॉजिटिव कंक्लूजन पे ही वो आपको करना है, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में जाने वाले हैं वहां पे आपके सामने वर्स्ट कंडीशन आ सकता है, एक बार नहीं कई बार। और कई बार ऐसा लगेगा कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं आशा के, लेकिन तब भी आपको उम्मीद का दिया जलाए रखना है, क्योंकि आपके पीछे एक बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो आप पे भरोसा करते हैं। आपको वो कुर्सी दिया गया है, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो लास्ट कंक्लूजन कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन में मैंने बोला है स्ट्रेट और लच्छेदार। बॉडी के अंदर अकॉर्डिंग टू टर्म्स इसको आप बदलेंगे। अब ये ऑलरेडी 20-30 मिनट का पूरा लेक्चर होगा, इसीलिए इस पे डेडिकेटेड वीडियो मेंस आंसर राइटिंग पे टेल्स वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए बताया गया है, वो आप अप्रोच कीजिएगा। अब यहां पर इसकी स्टार्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सीधा आप अपने से सवाल बनाइए। क्या बनाओगे कि महात्मा के 1920 के आंदोलन के कारण बताइए, 1857 के आंदोलन के कारण बताइए, भारतीय मॉनसून की विशेषता बताइए। ऐसे छोटे छोटे सवालों से लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि लिखना मुश्किल है। और इस लिखने के पहले एक चीज दिमाग में रखिएगा, बस एक चीज जो अमूमन कंफ्यूजन होता है कि जो कॉलेज के टीचर है ना वो कॉपी चेक करते हैं, तो कंटेंट रहे न रहे कॉपी भरा होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है और बकवास है। ये आपको ये ध्यान रखना है। नियम ये होता है लिखने का, एक नंबर बराबर 10 वर्ड्स, ठीक है, 10 वर्ड। अगर कोई 30 नंबर का है तो 300, 38 का है तो 380। इसमें 15% आप अधिक लिख सकते हैं, 15% कम लिख सकते हैं। ज्यादा कम लिखना भी नंबर काट लेगा, ज्यादा अधिक लिखना भी नंबर काट लेगा। आपके क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, बॉडी भी होना चाहिए, कंक्लूजन भी होना चाहिए। सबके लिए अलग अलग नंबर होता है, सबके लिए अलग अलग नंबर होता है, एक नंबर नहीं होता। आप अगर ये नहीं लिखेंगे तो यहां पे नंबर आपका कटेगा, ये नहीं लिखोगे नंबर कटेगा। सबके लिए नंबर होता है, ठीक है। ये हो गया। अब जब आप क्वेश्चन लिखेंगे ना उस समय क्या होता है, स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूं क्योंकि हम लोग का तो डेली का काम है। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि ऐसे सवाल अगर पूछा गया है 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम लिखने के लिए, तो जितना कहानी है ना वो सोचते हैं कि सब हम इसके अंदर डाल दें, क्योंकि आदत होती है ग्रेजुएशन वाला पेपर लिखने का। अचानक से बीपीएससी के अंदर उनको लगता है कि कुछ भी लिख दो, सब लिख दो, कुछ नहीं छोड़ो। कहीं उसको लगेगा ये नहीं लिखा तो नहीं। आपके क्वेश्चन, आपके आंसर को पढ़ने का किसी को भी शौक नहीं है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी नहीं है। क्यों हम पास क्या पढ़े उसका, क्यों पढ़ेंगे फालतू वाला लाइन। तो एक तो वैसे ही आंसर पढ़ना बोरिंग काम होता है, उसके अलावा कुछ से कुछ लिख के आप और बोरिंग करेंगे तो सीधे आपका आंसर जाएगा। लेकिन उनको कुछ नंबर देना है तो 5-7 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर दे देंगे, इतना ही नंबर देंगे कि आप पास नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? तो आंसर में जो डिमांड किया गया है ना, अगर कारण पूछा गया तो कारण लिखिए, बंद कीजिए। परिणाम पूछा गया तो परिणाम लिखिए, बंद कीजिए। जो भी पूछा गया बस उतने का ही जवाब दीजिए। क्वेश्चन 3 पार्ट में है, 1857 के कारण, उसके परिणाम और उसके बाद प्रशासनिक बदलाव क्या होगा। मान लो 3, तो आपको इस बॉडी के अंदर वो तीनों पार्ट पे सेम वेटेज अगर है तो सेम वेटेज देते हुए तीनों को लिखना है। ऐसा नहीं कि एक को बहुत लिख दिए, दूसरे को कम किए, तीसरे को एकदम कम कर दिए, नंबर कट जाए क्योंकि तीनों पे अलग अलग नंबर है। तो सेम वेटेज के साथ आपको उतरना है। क्रिटिकली एग्जामिन टेल वर्ड्स पे पूरा ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है कि आप लिखोगे तो, लेकिन कैसे चेक करेंगे?
तो जो रेगुलर चेक करने वाले हैं उनसे चेक करवाइए। टेस्ट सीरीज पीटी का हो या मेंस का, कभी स्किप मत कीजिएगा। हर एग्जाम के पहले दे के जाइएगा, भले ही आप मास्टर ब्लास्टर ही क्यों ना पहले से, तब भी आपको एक बार उसको देना चाहिए, दे के जाना चाहिए। और जो प्रोफेशनल हैं इस ग्राउंड के, उनसे आपको दिखवाना चाहिए। यानी कोई ना कोई ऐसी जहां प्रॉपर चीजें चल रही होगी वहां पे देखिएगा। और अब एक और सवाल है, सवाल ये है कि प्रोफेशनल्स जो नौकरी कर रहे हैं उनके साथ क्या। देखो, नौकरी वाले के साथ तो दिक्कत हो गई, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, प्राइवेट जॉब होगा, कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं। सरकारी जॉब वाले भी कुछ समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन सबकी स्थिति एक तरह की होती नहीं। किसी को डेली काम करना होता है तब पैसे मिलते हैं। बहुत दिक्कत है इसमें, मतलब ये इस पे बात ही करना एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करती है और समस्या तो है। अब इसका सॉल्यूशन भी मुझे समझ बहुत नहीं आ रहा, लेकिन जो ही टाइम आपको मिलता है, क्योंकि देखो एक बार एक और चीज होता है कि पॉकेट में पैसा होता है ना, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, ये भी जरूरी होता है। ये आमतौर पे जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनके पास नहीं होता। वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको एक फायदा पहुंचाता है। लेकिन इस स्थिति में जहां पे आम स्टूडेंट को 12 घंटे का टाइम चाहिए, वहां पे आपको अपने पॉकेट में पैसे के साथ कम से कम 6 to 8 आवर तो निकालना होगा। यानी अगर आप जितना भी काम कर रहे हैं 6 से 8 घंटे आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसे तो आपके पास सुविधाएं होंगी। ये संभव है ना कि आपके पास सुविधाएं होंगी। डेफिनेटली कुछ ऐसे जॉब होते हैं जहां सुविधा भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, फैमिली हेडेक भी है, तो परिस्थितियां तो है और उससे गुजरना भी पड़ेगा। परिस्थितियां बुरी भी है, हो सकती है कुछ लोगों के साथ, और उससे गुजरना भी पड़ेगा, क्योंकि आयोग तो ये सुनने वाली नहीं है। उनको तो ये नहीं पता कि कौन एसी में बैठ के पढ़ रहा है, कौन रिक्शा में बैठ के पढ़ रहा है। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, उनको तो रिजल्ट चाहिए, वहां जो लिखा है वो चाहिए, तो आपको वो पूरा तो करना पड़ेगा। तो जो भी प्रोफेशनल हैं, जॉब कर रहे हैं, एटलीस्ट 6 to 8 आवर आपको देना है, और वो एक बार में नहीं, सुबह शाम करके, ठीक है, क्योंकि एक बार में कहीं ना कहीं आप बोर होंगे। तो सुबह शाम ऐसे करके आप उसको, उस अंतर को क्रिएट कीजिए, और उस अंतर को कीजिए, और उसके बाद जो तरीके हैं, तो तरीके वही आपको भी अप्लाई करने हैं, वही अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ऑफिस के अंदर अगर 1-2 घंटे का टाइम मिल रहा हो, मतलब टाइम खोजिए। टाइम जो है असल फीस से ज्यादा कीमती है, तो समय खोजिए। कहीं मिल रहा है, कान में ईयरफोन लगा के ही पढ़ ले, मोबाइल में पीडीएफ ही पढ़ ले। तो इस तरह की चीजें लोग करते हैं, हमारे साथ भी जो जुड़े हैं वो लोग करते हैं, तो आप भी उसको कीजिए। अभी आपके इंटरव्यू मैंने दिखाया था। इसके अलावा लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी से बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहोगे इंग्लिश वाले बहुत पास कर रहे हैं, कारण है कि आईआईटी आईआईएम में इंग्लिश ही पढ़ते हैं ना वो। अब जो अभी आप आज तो अभी छोड़ दीजिए, अभी अगले 5-7 साल के बाद आपको इंग्लिश का पार्ट बीपीएससी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि पीछे से जो 9th-10th करते हुए आ रहे हैं, वो क्या, वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है ना। तो वो जो इंग्लिश मीडियम के 9th-10th करके आ रहे हैं, इंग्लिश में एग्जाम देंगे, तो इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम को लेकर आपकी तैयारी बेहतर होगी, तो आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। एक और सवाल है जिसको मैं अभी लास्ट में ले रहा हूं, वो है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर को लेके गंभीर हो जाइए, क्योंकि ऑप्शनल पेपर को लेके गंभीर अगर नहीं होंगे अभी, तो फिर बाद में दिक्कत होगी। एक और सवाल, 2 बच रहा है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर बार बार चेंज करने का मौका मिलेगा नहीं, इस बार भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि सारी चीजें पुरानी चल रही है, तो देंगे कि नहीं ये मुझे डाउट है इस बात को लेकर। लेकिन ऑप्शनल पेपर की जहां तक बात है, चुनने में सिर्फ देखा देखी मत चुनिएगा कि इस ऑप्शनल ने ज्यादा रिजल्ट दिया है, ये ऑप्शनल उसने बोला है कि हल्का है। आप ऑप्शनल पेपर चूज करने के पहले थोड़ा सा थम जाइए, रिलैक्स हो जाइए, और 2-3 अगर आपका ग्रेजुएशन में आपने ठीक से पढ़ाई की है, एमए ठीक से किया है, वो पेपर अगर कैरी करना चाहते हैं तो वो सबसे अति उत्तम होगा। ये क्योंकि आपने कुछ तो पढ़ा होगा, चोरी करके 5 सवाल तो लिखे होंगे, समझ में आ रहा है, कुछ तो मतलब कुछ तो नाम ही लिया होगा उस सब्जेक्ट का एटलीस्ट। लेकिन एकदम अननोन सब्जेक्ट है, सीधे कूद के चले जाना वो भी रिस्की है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको एकदम ही इंटरेस्ट नहीं है ग्रेजुएशन वाले पेपर में, हमको नया लेना है, तो नया लेने के पहले, रैंडम डिसीजन करने के पहले आपको सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखना है। क्योंकि ऑप्शनल पेपर स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लगता है कोई भी, लेकिन वहां पे आपको डीप नॉलेज की जरूरत पड़ती है। जब वहां जाएंगे तो लगेगा अरे तो समझ ही नहीं आ रहा।
तो इसीलिए इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा सा ऑप्शनल के अंदर थोड़ा सा रुकिएगा, 2-3-4 ऑप्शनल पहले शॉर्टलिस्ट कीजिएगा, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखिएगा, कहीं से किताब उधार दोस्तों से मांग के उसके कुछ चैप्टर्स को पढ़िएगा, लगेगा कि नहीं इसके साथ हम जा सकते, तब उसके साथ जाना। आजकल स्टडी मटेरियल सबके मिल जाते हैं, तब उसके साथ आपको अप्रोच करना चाहिए। समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ऑप्शनल पेपर चूज करते समय सतर्क रहिएगा। और फाइनल, स्मार्ट स्टडी किसको कहते हैं? स्मार्ट स्टडी के लिए मैंने बताया है आपको, पीटी की तैयारी का जैसे तरीका बताया, नोट्स। अब अभी के लिए स्मार्ट स्टडी क्या होगा? नोट्स खुद से बनाएंगे, स्मार्ट स्टडी नहीं होगा। लेकिन दूसरे का नोट्स लेके आप उसको सही तरीके से डिजाइन कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर लेंगे, वो हो गया स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी कैसे होगा? ऑप्शनल पेपर की बात किए, आप 2-3 पीसेस का उठाइए, वहां से क्वेश्चन अलग कीजिए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए, स्मार्ट स्टडी है। स्मार्ट स्टडी किसको कहते हैं? कि हम पीटी और मेंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहां कहां किस टॉपिक पे मेंस का टॉपिक बन रहा है उसको हम उसी समय समाप्त कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी को उसको भी कहेंगे। डीआर एक साथ कवर करना स्मार्ट स्टडी होगा। किताबें ले लिए, सारे किताब के सब चैप्टर नहीं पढ़ने, कुछ ही चैप्टर्स पढ़ने हैं जो अहम है, कुछ को हम नोट्स से कर सकते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसको हम सीधे लुसेंट से पढ़ सकते हैं, जैसे बुक एंड ऑथर, कांग्रेस का सेशन, अब इसको किताब से पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है। और स्मार्ट स्टडी के अंदर ये भी आएगा कि हमने इस टॉपिक को वहां पढ़ लिया है, यानी हम पढ़ चुके हैं, कॉपी उठाइएगा, लिख लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक हमने उस किताब से पढ़ लिया और डन हो चुका है, तो इसको दूसरे किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम सेव हो रहा है। ये सब होता है स्मार्ट स्टडी। और गोबर और गधे की तरह पढ़ने का मतलब क्या होता है? ये भी किताब पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, कहां क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं। समझ में आ रहा है? एक बार उसी किताब को पीटी के अप्रोच से पढ़ रहे हैं, दूसरी बार उसको मेंस के अप्रोच से पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग का कुछ आता पता नहीं है, एग्जाम में सीधे लिख देंगे, ऐसी कई सारी बातें होती है, वो अप्रोच सही नहीं होता है। तो एग्जाम इतना फंसाया है ना आपको कि आसानी, बहुत शार्प स्टडी चाहिए, बहुत शार्प स्टडी चाहिए, और बिना उसके संभव है। होपफुली वीडियो तो काफी लंबी हो गई है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करनी। इसके बाद आप लोग पूरा देखोगे नहीं देखोगे मुझे डाउट है, कुछ और चीजें भी आप पूछोगे, तो छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।